हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हम इसको बिल्कुल आराम से, एकदम स्लो, क्लियर और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेरा प्रॉमिस है कि यहाँ कोई भी वर्ड, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, आपकी बॉडी हर दिन, हर सेकंड कितना सारा काम करती है ना? इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, और इन सबसे जो टॉक्सिक वेस्ट बनता है, मतलब जो जहरीला कचरा बन जाता है, उसको बॉडी साफ कैसे करती है? यही एक सवाल हमें इस चैप्टर के बिल्कुल कोर तक ले जाता है कि आखिर हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है। ओके, तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो, हर एनिमल की बॉडी में, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट हो या बड़ा सा हाथी, हर सेकेंड लाखों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है। अब आप पूछोगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? तो इनका सीधा सा मतलब है केमिकल रिएक्शंस, जो बॉडी को जिंदा रखती हैं। और सिंपल सी बात है, जहां रिएक्शंस होंगी वहां कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ही। तो अब हम देखेंगे कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। बॉडी का जो सबसे मेन वेस्ट है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। चलो इसके नाम को ही तोड़ते हैं। नाइट्रोजनस, इसका मतलब है ऐसा वेस्ट जिसके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट हो। सिंपल। अच्छा, अब ये बनता कब है? जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स यानी हमारे डीएनए और आरएनए ब्रेक डाउन होते हैं यानी टूटते हैं, तो उससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। इसके 3 मेन टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। चलो इन तीनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। चलो इसको आराम से लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहला फीचर है टॉक्सिसिटी, यानी कौन कितना जहरीला है। इसमें अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज्यादा। यूरिया उससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक है। अब इस टॉक्सिसिटी का सीधा कनेक्शन है पानी से। सिंपल रूल याद रखो, जो चीज जितनी ज्यादा टॉक्सिक होगी उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उतना ही ज्यादा पानी लगेगा उसको डाइल्यूट करने के लिए। इसीलिए अमोनिया को निकालने के लिए बहुत बहुत सारा पानी चाहिए। तो सोचो, ऐसे एनिमल्स कहाँ मिलेंगे? ऑफ कोर्स पानी में, जैसे कि फिश। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनियोटेलिज्म। फिर आते हैं हम, यानी मैमल्स। हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करके यूरिया निकालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। और आखिर में वो एनिमल्स जिनके पास पानी की कमी होती है, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, वो सबसे कम टॉक्सिक यानी यूरिक एसिड को एक पेस्ट या पेलेट के फॉर्म में निकालते हैं। इससे पानी का लॉस बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। समझ गए? तो अब जब हमने बेसिक समझ लिए हैं, चलो हम आते हैं हमारे अपने सिस्टम पर, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप इसको बॉडी की मास्टर क्लीनिंग मशीन समझ सकते हो। इसका बस एक ही काम है, हमारे ब्लड को लगातार फिल्टर करके साफ सुथरा रखना। चलो देखते हैं इस मशीन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। इस डायग्राम में देखो, सब कुछ साफ दिख रहा है। हमारे पास एक पैर यानी 2 बीन शेप्ड किडनीज हैं। देखो, ये जो रेड कलर की ट्यूब है, रीनल आर्टरी, इससे गंदा ब्लड यानी वेस्ट वाला ब्लड किडनी के अंदर आता है। किडनी उसको साफ करती है और साफ ब्लड इस ब्लू ट्यूब रीनल वेन से वापस बॉडी में चला जाता है। अब जो कचरा यानी यूरिन बना, वो इन पतली ट्यूब्स यूरेटर्स से नीचे जाकर इस बैग लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरीथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और हाँ, आप किडनी के ऊपर ये कैप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो अड्रीनल ग्लैंड है। चलो अब इस किडनी के अंदर जूम करके देखते हैं। किडनी का साइज लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसके एक तरफ एक नॉच यानी एक गड्ढा जैसा एरिया होता है जिसे हीलम कहते हैं। यही वो एंट्री पॉइंट है जहां से सारी पाइप्स जैसे यूरेटर और ब्लड वेसल्स अंदर बाहर जाती हैं। किडनी के 2 मेन हिस्से हैं। बाहर वाला हिस्सा है आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा है इनर मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। यूरिन इन पिरामिड से निकलकर एक फनल जैसे स्पेस रीनल पेल्विस में कलेक्ट होता है और फिर वहां से यूरेटर में चला जाता है। और 2 पिरामिड्स के बीच में जो कॉर्टेक्स का एक्सटेंशन होता है उसे कहते हैं कॉलम्स ऑफ बटनी। तो हमने क्या देखा? बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर पिरामिड्स और सारा यूरिन रीनल पेल्विस में कलेक्ट होकर यूरेटर से बाहर। क्लियर? तो हमने किडनी का बड़ा यानी मैक्रो स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर असली काम कौन करता है? फिल्ट्रेशन का असली हीरो कौन है? वो है नेफ्रॉन। ये किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी वो माइक्रोस्कोपिक फिल्टर जो असली सफाई का काम करता है। और क्या आप जानते हैं एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं।
इमेजिन करके देखो, इतने सारे छोटे छोटे फिल्टर्स मिलकर 24 घंटे 7 डेज हमारे ब्लड को साफ रखते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी है ना, यही इनकी इंपॉर्टेंस को दिखाती है। अब समझो कि वेस्ट का सफर एक नेफ्रॉन के अंदर कैसा होता है। एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहले ब्लड आता है कैपिलरीज के एक गुच्छे में, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस गुच्छे को एक कप जैसा स्ट्रक्चर, जिसे बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, पकड़ कर रखता है। यहाँ फिल्ट्रेशन होता है। फिर ये फिल्टर्ड लिक्विड आगे एक पहली घूमी हुई ट्यूब यानी PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। वहां से ये एक यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले में जाता है। फिर एक और घूमी हुई ट्यूब DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में जाकर जमा हो जाता है, जहां बहुत सारे नेफ्रॉन्स अपना अपना वेस्ट डालते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखो, इसको नोट कर लो, मैल्पिजियन बॉडी। जब हम ग्लोमेरुलस यानी वो कैपिलरीज का गुच्छा और बोमेन्स कैप्सूल यानी वो कप, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को मैल्पिजियन बॉडी या रीनल कोर्पस्कल कहते हैं। ये नेफ्रॉन का इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट है। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फिल्ट्रेशन स्टेप यहीं पर होता है। अच्छा, अब सारे नेफ्रॉन्स एक जैसे नहीं होते। बेसिकली 2 टाइप के हैं, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। ज्यादातर नेफ्रॉन्स, मतलब मेजॉरिटी, कॉर्टिकल होते हैं। इनका लूप ऑफ हेनली छोटा होता है और मेडुला में ज्यादा अंदर तक नहीं जाता। दूसरी तरफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स कम होते हैं, पर इनका लूप ऑफ हेनली बहुत लंबा होता है और मेडुला के डीप अंदर तक जाता है। और इनके पास एक स्पेशल ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है, जिसे वाशा रेक्टा कहते हैं। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में या तो होता नहीं या बहुत छोटा होता है। ये लंबा लूप कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए यानी पानी बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स और उसके 2 टाइप्स देख लिए। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पर। यूरिन बनता कैसे है? ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। हम इन तीनों को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। देखो, ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है फिल्ट्रेशन। इसको ऐसे समझो जैसे हम चाय छानते हैं। छलनी से सिर्फ चाय नीचे जाती है, पत्ती ऊपर रह जाती है। यहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है। स्टेप 2 है रीअब्जॉर्प्शन। अब सोचो, अगर चाय के साथ चीनी भी छलनी में रह जाए तो हम उसको वापस चाय में डालेंगे, राइट? वैसे ही फिल्ट्रेशन में जो जरूरी चीजें चली जाती हैं, बॉडी उन्हें वापस अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी टेकिंग बैक द गुड स्टफ। और स्टेप 3 है सिक्रीशन। ये है कुछ एक्स्ट्रा कचरे को जबरदस्ती निकालकर फिल्ट्रेट में डालना, ताकि ब्लड एकदम साफ हो जाए। तो पहला स्टेप, फिल्ट्रेशन की स्पीड कितनी होती है? इस स्पीड को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR। एक हेल्दी इंसान में GFR होता है 125 ml पर मिनट। इसका मतलब है कि हमारी किडनीज एक दिन में 180 लीटर्स फ्लूइड फिल्टर करती हैं। कैन यू बिलीव इट? 180 लीटर्स? पर सोचो, क्या हम 180 लीटर्स यूरिन पास करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर फ्लूइड वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि वो 180 लीटर में से ज्यादातर पानी जाता कहाँ है? उसका जवाब यहाँ है। ये रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का सारा काम इन ट्यूब्यूल्स में होता है। देखो, PCT में लगभग 70-80% जरूरी चीजें जैसे पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनली के नीचे जाता है, यानी डिसेंडिंग लिम्ब, तो वहां सिर्फ पानी बाहर निकलता है, जिससे फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और जब ऊपर आता है, यानी असेंडिंग लिम्ब, तो वहां सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, जिससे फिल्ट्रेट डाइल्यूट हो जाता है। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जरूरत के हिसाब से सोडियम और पानी एब्जॉर्ब होता है। और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब होता है, ताकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन सके। तो फिल्ट्रेट के साथ क्या हुआ? पहले कॉन्सेंट्रेट हुआ, फिर डाइल्यूट हुआ, और आखिर में जरूरत के हिसाब से फिर से कॉन्सेंट्रेट किया गया। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये अपने आप नहीं चलता। इसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। बॉडी में कुछ बहुत ही क्लेवर मैकेनिज्म्स और हार्मोन्स हैं जो इस सिस्टम में परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका मेन गोल क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना, यानी पानी बचाना। इसके 2 मेन प्लेयर्स हैं, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। इन दोनों में फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करता है। काउंटर करंट का मतलब ही है ऑपोजिट फ्लो। इस आमने सामने उल्टे फ्लो की वजह से किडनी के मेड्यूला यानी अंदरूनी हिस्से में एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। ग्रेडियंट का मतलब है एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा और दूसरी तरफ कम, और इसी ग्रेडियंट की पावर से कलेक्टिंग डक्ट से पानी आसानी से रीअब्जॉर्ब हो पाता है।
अब इस हार्मोनल कंट्रोल को इस टेबल से समझते हैं। 3 मेन सिस्टम्स हैं जो सब कंट्रोल करते हैं। पहला है ADH यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में पानी कम होता है तो हाइपोथैलेमस ADH रिलीज करता है जो DCT को बोलता है कि और पानी एब्जॉर्ब करो। दूसरा है RAS यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। जब ब्लड प्रेशर या GFR कम हो जाता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और सोडियम और पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। और तीसरा है ANF यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो हाथ से निकलता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ANF ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर कम कर देता है। ये RAS के एकदम ऑपोजिट काम करता है। याद रहेगा ना? ये इतना इम्पोर्टेंट सिस्टम है, तो सोचो अगर ये खराब हो जाए, फेल हो जाए तो क्या होगा। अब हम देखेंगे कि किडनीज के फेल होने पर क्या डिसऑर्डर्स होते हैं और उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। यूरीमिया मतलब जब किडनी फेल होने की वजह से ब्लड में यूरिया जमा हो जाता है। रीनल कैल्कुलाई यानी किडनी स्टोन्स, जो नमक के क्रिस्टल्स के जम जाने से बनते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसके नाम में ही इसका मतलब है। ग्लोमेरुलाई में आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। और डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट्स के यूरिन में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज पाई जाती हैं, जिसे हम ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन्यूरिया कहते हैं। तो जब किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है तब एक सोल्यूशन है हीमोडायलिसिस, जिसको हम आम भाषा में आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है। देखो, स्टेप 1 पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है। स्टेप 2 उसमें हेपारिन नाम का एक एंटीकोएगुलेंट डालते हैं। एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को जमने से रोके। फिर इस ब्लड को एक मशीन से पास करते हैं, जहां एक स्पेशल मेम्ब्रेन के थ्रू सारा वेस्ट जैसे यूरिया डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाता है। फिर साफ किए हुए ब्लड में एंटी हेपारिन डालते हैं, जो हेपारिन के इफेक्ट को कैंसिल करे, और उसको वापस पेशेंट की वेन के थ्रू बॉडी में डाल दिया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सोचो, एक नेफ्रॉन का इतना अजीब सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कप जैसा बोमन्स कैप्सूल, लंबा सा यू शेप्ड लूप, इतनी सारी घूमी हुई ट्यूब्यूल्स, ये सब उसके फंक्शन के लिए, यानी एकदम परफेक्ट फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर और फंक्शन का कनेक्शन ही बायोलॉजी की असली खूबसूरती है। इस पर ज़रूर सोचना। आई होप अब हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो रिवीजन करना मत भूलना। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।